नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं राम कुमार शास्त्री आप सभी संस्कृत प्रेमी अनुरागियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम जो कुछ भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, बार बार आप कहते हैं कि हमें इसके नोट्स वगैरह चाहिए, ऑनलाइन व्याख्या चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए। तो अब हम सबको जो भी सामग्री हम पढ़ रहे हैं उसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की व्याख्यात्मक वीडियो, साथ ही पीडीएफ नोट्स, ई नोट्स और ई बुक, प्रिंटेड नोट्स, ये सारी सामग्री यदि आप चाहते हैं तो आप संस्कृत सरस्वती ऐप मोबाइल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और पढ़ें। विस्तार पूर्वक से जो सामग्री आप यहां पढ़ रहे हैं उसकी सारी की सारी प्रिंटेड ई बुक, ई नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। आज का वीडियो हम देखते हैं। वीडियो के अंत में आप मुझे जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके जो लिखते हैं उससे मुझे और ऊर्जा मिलेगी और बेहतर हम आगे सीखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचारिसारि परिमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां शारदां। इसका नाम मौखिक विधि के साथ साथ एक दूसरा नाम भी आप दे सकते हैं। इसे हम कहते हैं व्यक्तिगत विधि, यानी मौखिक विधि का ही दूसरा नाम यदि आप कुछ देना चाहें तो इसका नाम हम क्या दे सकते हैं? व्यक्तिगत विधि। वो क्यों है मैं भी आपको बताता हूं। मौखिक विधि के नाम से ही पता चल रहा है कि इस विधि का नाम मौखिक विधि इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें सारा का सारा काम पाठशाला विधि में शिक्षण का जो कार्य होता था, उस शिक्षण के कार्य का जो आधार होता था वो वास्तव में क्या होता था? पूरा का पूरा ही मौखिक होता था। यानी इस विधि की विशेषताओं में सबसे पहली बात यह है कि सारा का सारा जो शिक्षण होता था वो बताइए कैसे होता था? इस विधि के द्वारा होता था, यानी मौखिक विधि के द्वारा ही होता था। मौखिक विधि से मेरा मतलब है कि यहाँ विशेष रूप से जो जोर दिया जाता था वो किस पर दिया जाता था? मौखिक अभ्यास पर दिया जाता था, जिसमें एक का नाम श्रवण और एक का नाम बताइए क्या है? भाषण। इस पर जोर दिया जाता था। 17वीं शताब्दी तक, यानी भारत में 17वीं शताब्दी तक जो हमारी प्राचीन गुरुकुल परंपरा या जो मठों की शिक्षा विधि रही है ना, तो 17वीं शताब्दी तक जितने भी आपके गुरुकुल चलते थे या गुरुकुलों के समान, जिसको आपने क्या बोला? पाठशालाएं बोली हैं, वो पाठशालाएं हों या जिसको आपने मठ कहा हो या आश्रम कहा हो, तो मठों में, आश्रमों में या विद्यापीठों में जहाँ जहाँ भी गुरुकुल परंपरा से शिक्षण कार्य करवाया जाता था, उन सभी में 17वीं शताब्दी तक मौखिक अभ्यास के द्वारा ही शिक्षण कार्य, यानी मौखिक विधि के द्वारा ही शिक्षण कार्य करवाया जाता था। इस विधि की बात क्या है? इसमें होता क्या था वास्तव में? तो इसमें यह होता था कि इस विधि में क्या करते थे हम? श्रवण के द्वारा, भाषण के द्वारा मनन करना, उसको बार बार सुनना, उसके ऊपर विचार करना, चिंतन करना, और श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि जो शब्द हैं बार बार उसका ध्यान करना आदि जो प्रक्रियाएं करते हैं, उन प्रक्रियाओं के द्वारा कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता था। यानी अंतिम जो टारगेट था ना सारा का सारा, वो हमारा क्या था? कंठस्थीकरण का था। तो श्रवण और भाषण के अधिकाधिक अवसर दिए जाते थे। मान लो मैं गुरु हूं ना, तो मैं अपने शिष्य को सिखाने के लिए बार बार सुनाऊंगा, उनको मनन के लिए कहूंगा, निधिध्यासन के लिए कहूंगा। निधिध्यासन का मतलब होता है उनका बार बार ध्यान करना, है ना, चिंतन करना, मनन करना, निधिध्यासन बोलते हैं इसको। तो इन सब प्रक्रियाओं के द्वारा अंतिम लक्ष्य क्या है? मेरा उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य तो मेरा कंठस्थीकरण करना होता है, तो कंठस्थीकरण का कार्य करवाया जाता था। जैसे मान लीजिए कि हम बात करें गुरुकुलों की विशुद्ध रूप में, तो गुरुकुलों में क्या होते थे? गुरु के द्वारा बार बार मंत्र, मान लीजिए उच्चारण आप करवा रहे हैं, और बार बार मंत्रोच्चारण करवाने के बाद अब बालक क्या करेगा? उनका मंत्रोच्चारण खुद भी करेगा। पहले तो वो सुनेगा, और सुनने के बाद में बालक क्या करेगा? फिर उसको याद करने के बाद, कंठस्थीकरण के बाद उसको भाषण यानी बोलेगा। अब मंत्रोच्चारण में बालक द्वारा बोलने में जो जो भी गलतियां की जाएंगी, उन गलतियों को बताइए सुधारने का काम कौन करेगा? अरे बार बार पारायण करेगा, इसी को तो मौखिक विधि कहा गया है। सुनेगा, फिर सुनाएगा, सुनेगा, सुनाएगा, तो सुनना और बोलना ही चलता है। तो इन गलतियों का जो निराकरण करते हैं वो निराकरण गुरु द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? गुरु के द्वारा। और ये कार्य गुरुजी व्यक्तिगत करते हैं। कैसे करेंगे? पर्सनल, एक एक छोरे का ध्यान रखेंगे, एक एक बालक, एक छात्र का ध्यान रखेंगे। व्यक्तिगत किया जाता है, और व्यक्तिगत किए जाने के कारण ही इस विधि का दूसरा नाम बताओ, मैंने क्या बोला था आपको? व्यक्तिगत विधि बोला था।
तो क्या है ये विधि? इस विधि का मतलब है सारा काम मौखिक कार्य किया जाता है, यानी श्रवण और भाषण पर आधारित होता है। शिक्षक भाषण करते हैं, छात्र उस समय श्रवण करते हैं, फिर छात्र श्रवण करते, मनन करते, निधिध्यासन करते, लास्ट में कंठस्थीकरण कर देते थे। कंठस्थीकरण के बाद में फिर वो उसका जब उच्चारण वगैरह करते थे तो उसमें होने वाले अशुद्धियों का शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत एक एक छात्र का क्या किया जाता था, दोषों का निराकरण किया जाता था, उच्चारण संबंधी दोषों को दूर किया जाता था। ऐसा करते 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 अभी ये सारी चीज़ें एक दूसरे से क्या मिली हुई हैं। अब बार बार दोहराएगा तो परायण आ जाएगा। इसके अलावा शुद्ध उनको क्या करेगा, उनका उच्चारण एकदम परफेक्ट कर देगा। जब बालक बढ़िया से उच्चारण करने लग गया, सारा याद भी कर लिया, उच्चारण भी अच्छा कर रहा है, तो सारा का सारा काम सुनना बोलना ही होता था। इसलिए इस विधि का नाम वास्तव में हमने क्या रखा है, मौखिक अध्ययन विधि या व्यक्तिगत विधि कहा है। दूसरी बात, मैंने बोला कि सारे के सारे ग्रंथों को उसी रूप में बच्चे के सामने नहीं रखा जाता था। जिस रूप में आप पढ़ते हो ना, उस रूप में नहीं रखा जाता था। क्या करते थे हम, सारी विषय वस्तु को गुरुजी अपने दिमाग में रखते थे, नोट्स तो होते नहीं थे। और वो क्या करते थे, छात्रों को सारी विषय वस्तु को लघु रूप में, सार गर्भित के रूप में प्रस्तुत करते थे। सार रूप में रखना या उसको याद करना ही वास्तव में, ताकि सुविधा रहे बच्चे को याद करने में। और इसलिए इस विधि का नाम हमने क्या रखा, आगे सूत्र विधि नाम रखा है। इसी विधि में आगे हम पढ़ेंगे कि इस विधि का मेन टारगेट क्या होता है, स्मरण करना, बार बार याद करना, रटना, यानी कि अंतिम रूप से कहें तो क्या करना, कंठस्थीकरण करना। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, वो कंठस्थीकरण ही होता है। इसलिए इस विधि का दूसरा नाम जो दिया गया है शिक्षाविदों द्वारा, उसका नाम क्या है, कंठस्थीकरण विधि। देखो सूत्र विधि में क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बोला कि सूत्र का मतलब होता है बहुत अधिक विस्तृत बात को लघु रूप में बताना ही वास्तव में क्या होता है, सूत्र होता है। सुनना ध्यान से। वैसे सामान्य देखा जाए तो हम पढ़ ही रहे हैं कि सब प्राचीन विधियां ही हैं, तो ये भी एक अपने आप में बहुत प्राचीन या परंपरागत विधि है। ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सी प्राचीनतम या परंपरागत विधि है। तो हम पढ़ ही रहे हैं परंपरागत या प्राचीन विधियों में है, तो ये एक प्राचीन और परंपरागत विधि है। और ये मुख्य रूप से जो पढ़ाने के काम आती है वो आपके संस्कृत दर्शन और व्याकरण में काम आती है। यानी यहाँ तो डायरेक्ट ही अप्रोच होती है इसकी। कहाँ कहाँ, संस्कृत दर्शन पढ़ा रहे हैं आप, तब भी संस्कृत अध्यापक दर्शन पढ़ाते समय भी सूत्र विधि का विशेष प्रयोग करता है। वहाँ लघु रूप में सारी विषय वस्तु को सामने रखता है। और दूसरी बात, व्याकरण के तो सूत्र ही जो है पाणिनि ने लगभग 4000 सूत्र दिए हैं, वो है सूत्र रूप में, इसलिए व्याकरण में भी सूत्र विधि का विशेष प्रयोग किया जाता है। इस विधि में करते क्या है, इस विधि में होता यह है कि बहुत अधिक विस्तृत जो रूप होता है पाठ्य वस्तु को, उसको लघु रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये लघु रूप ही आपका सूत्र कहलाता है। यानी बहुत बड़ा विषय वस्तु मान लो, जैसे आप इतने सारे शब्द सीखना चाहते हैं, आप उदाहरण सीखना चाहते हैं, तो कोई अलग अलग सब शब्दों को थोड़े लेकर बैठेंगे हम। हमने व्याकरण के सूत्रों के माध्यम से उनको लघु रूप दे दिया और फिर हमने उनको क्या कह दिया, सूत्र कह दिया। ये विधि व्याकरण विशेष रूप से प्रयुक्त होती है, वहाँ हम पढ़ेंगे भी डिटेल में, इसकी चर्चा आगे हम उस समय ज़्यादा करेंगे कि इसमें क्या होता है, नियमों को याद करवाया जाता है और उसके बाद में व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। ऐसा ही दर्शन में है, वहाँ पर भी जो मुख्य बातें उनको याद करवाया जाता है और फिर शिक्षक उनकी व्याख्या करके उनको समझा देता है। इसमें होता क्या है, इसमें वास्तव में देखा जाए तो सूत्र रूप में बहुत बड़ी विषय वस्तु को संक्षेप रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। यानी ये किस नियम या सिद्धांत पर आधारित है, ऐसा परीक्षा में पूछा है, तो हम लिखेंगे घड़े में गागर में सागर भरना, घटे समुद्र पूर्णम। घटे यानी घड़े में, समुद्र यानी समुद्र को, पूर्णम यानी भरना, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, गागर में सागर भरना। पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड परीक्षा में कि बताइए घटे समुद्र पूर्णम इस सिद्धांत पर, आदर्श पर कौन सी विधि कार्य करती है। तो बहुत अधिक बात है, उसको लघु रूप में कहना ही तो सूत्र विधि है ना। जैसे आप लोग नोट्स बोलते हो ना, ये नोट्स वास्तव में क्या है, सूत्र विधि है। अब इतनी सारी विषय वस्तु को मैं यहाँ श्यामपट प्रिया जो मेरा बोर्ड है, इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, मेन बिंदु लिख रहा हूँ ना। बहुत सारी विषय वस्तु को कह के मैं जो बोल रहा हूँ वो तो व्याख्या विधि है, लेकिन लिखते समय जो मेन बिंदु लिख रहा हूँ ना, ये वास्तव में क्या एक तरह से शॉर्टकट मेथड या सूत्र विधि का ही रूप होता है। इस विधि में होता क्या है, इस विधि में भी बार बार उन सूत्रों का क्या करवाया जाता है, स्मरण करवाया जाता है। स्मरण का मतलब ये होता है कि उनको क्या करवाया जाता है, आपको याद करवाया जाता है। और सभ्य भाषा में कहूँ तो आपको नियमों को लघु रूप में जो सूत्र आपको दिए जाते हैं उनका कंठस्थीकरण करवाया जाता है। यानी अंतिम हमारा लक्ष्य होता है कि भैया याद करना है। सूत्र विधि का प्रधान उद्देश्य आपका कंठस्थीकरण ही होता है, इसलिए इस विधि का दूसरा नाम ही क्या दिया मैंने, कंठस्थीकरण विधि नाम दिया है। ये रटंत पर आधारित है। भाई आप बार बार रट्टा मारने के लिए बच्चे को जोर दोगे ना, तो रटंत प्रणाली है, रटंत विधि है, इसमें सारा कुछ रटा जाता है। रटंत है तो निश्चित रूप से सरस तो हो नहीं सकती, इसलिए कैसी विधि है, ये एक बड़ी शुष्क विधि है।
यानी निष्क्रिय विधि है। शुष्क का मतलब सूखी सूखी है, इसमें कोई आनंद नहीं है, इसमें कोई रुचि नहीं है, इसलिए इसको शुष्क विधि या नीरस विधि नाम दिया गया है। और आपको पता है कि वर्तमान शिक्षक प्रणाली में, वर्तमान शिक्षण विधियों में ऐसी कोई विधि जो रटंत पर आधारित हो, अवबोध पर आधारित या क्रिया पर आधारित ना हो, जो सरस न होकर नीरस हो, जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं मानी जाती, इसलिए इस विधि को वास्तव में हम क्या कहेंगे, ये एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। जब मैं आपको व्याकरण का शिक्षण करवाऊंगा तो यह प्रधान रूप से काम आती है, तो इसलिए मैं आगे इसको और थोड़ा व्याकरण के संदर्भ विशेष पढ़ाऊंगा। यहाँ आप इतना ही समझें कि सूत्र विधि में मैटर को लघु रूप में दिया जाता है, संस्कृत व्याकरण और दर्शन में इसको विशेष रूप से उपयोग में लिया जाता है, वहाँ नियमों को याद करवाया जाता है, रट्टा मरवाया जाता है, कंठस्थीकरण करवाया जाता है। ये कंठस्थीकरण के लिए ही लघु रूप दिया जाता है, इसलिए इस विधि का दूसरा नाम ही कंठस्थीकरण विधि है। ये नीरस विधि है, रटन विद्या पर आधारित है, जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल है, इसलिए मनोवैज्ञानिक विधि न होकर कैसी विधि है, ये अमनोवैज्ञानिक विधि। लेकिन ये मानती ये है, इसका मानना ये है कि मान लीजिए किसी दूसरे के हाथ का धन हो, हाथ में धन हो, और किसी दूसरे की विद्या और समय आने पर आपके काम ही नहीं आ रही, तो फिर बताइए ऐसी पुस्तक हस्तातु या विद्या पर हस्तगतम धनम, कि पुस्तक में पड़ी विद्या, किताब में तो बहुत सारा मैटर है, आपकी परीक्षा में कोई सवाल आपको याद ही नहीं आ रहा, यार किताब में तो लिखा था पर मुझे नहीं आ रहा, तो बताइए फिर उस विद्या का कोई काम है क्या? आपको जरूरत अभी 10,000 की और आपके पास नहीं, किसी दूसरे के पास आपका धन रखा हुआ है, लेकिन अभी तो आपके पास नहीं ना। कार्य काले समुत्पन्ने, कार्य में समय आने पर या विपत्ति आने पर, आवश्यकता पड़ने पर यदि वो आपके पास नहीं है, आपका ही धन है लेकिन किसी और के पास रखा है, अभी तो आपके पास नहीं है ना। आपके पास विद्या है, यानी किताबों में तो आपके पास रखी है घर पे तो, लेकिन परीक्षा में आपको सवाल याद करते समय उसका जवाब नहीं मिला, तो ऐसी पुस्तक में पड़ी विद्या का और दूसरे के पास पड़े हुए अपने धन का तो क्या मतलब है? तो इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि कोई भी चीज जो यदि हमको आती है तो वो कंठस्थ होनी चाहिए, जैसे कुछ बोले तुरंत हमें उसका उत्तर आ जाना चाहिए। एक श्लोक भी लिखा है, उसके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है। अब ये ऐसे सवाल कई DSSB एग्जाम जैसे TGT के एग्जाम्स होते हैं उनमें आ जाते हैं कि बताइए कौन से सिद्धांत पर, इस सिद्धांत पर कौन सी विधि काम करती है। तो वहां लिखा है पुस्तक स्थातु या विद्या, पुस्तक स्था, पुस्तक में स्थित जो विद्या है, तो या विद्या जो विद्या होती है, और परहस्त गतम धनम, पर यानी पराए, हस्त यानी हाथ में, गतम यानी गया हुआ, कौन? धन। कार्य काले समुत्पन्ने, कार्य काले, कार्य के समय पर, समुत्पन्ने, कार्य काले समुत्पन्ने, कार्य आ जाने पर यानी उसकी आवश्यकता होने पर, न यदि वो नहीं आता है तो न सा विद्या न तद्धनम, न तो फिर वो विद्या है किसी काम की और ना ही वो धन है किसी काम का। तो क्या लिखा है वहां पर? वहां लिखा है न तद्धनम, लास्ट में न तद्धनम, तद्धनम पढ़ेगा आपको याद हो जाएगा थोड़ा। पुस्तकस्था तू या विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। कि पुस्तक में स्थित विद्या हो, बहुत सारी किताबें पढ़ी और उनमें आपके पास में ज्ञान पड़ा है, पर हस्त गतम धनम, और पराये के हाथ में गया हुआ धन तो आप ही का था लेकिन आपने किसी को उधार दे दिया, और कार्य काले समुत्पन्ने, कार्य पढ़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर यदि वो वापस उत्पन्न नहीं हुई, आपके पास नहीं आए, आपके दिमाग में वो ज्ञान नहीं आ रहा और आपके हाथों में वो धन नहीं आ रहा, तो न सा विद्या न तद्धनम, न तो फिर वो विद्या कोई काम की है और न ही वो धन काम का होता है। तो कहने का मतलब धन भी वही जो हमारे हाथ में तुरंत आ जाए और विद्या भी जो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाए, इसलिए हमें जो जो विषय वस्तु हमको आती है उसको हमें कंठस्थीकरण रखना चाहिए। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको कि यदि इस विधि में हम ये मान लें कि कहीं कहीं जहां आवश्यकता अनुसार रटने की हो तो फिर रटने का भी तो आपको बताना जरूरी है ना। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब जहां जहां यदि आप कोई चीज समझना चाहते हैं और समझने के लिए, किसके लिए? समझने के लिए आप उसको क्या कर रहे हैं? रट रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर समझने के लिए या रटने के बाद आप उसको क्या कर रहे हैं? समझना चाहते हैं, तो भी फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो रटने के लिए, समझने के लिए आप रट रहे हो ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा अनुभव है हम लोगों का भी कि जैसे आपने कोई श्लोक याद किया और श्लोक याद करने के बाद उसके अर्थ को पढ़े, वो आसानी समझ में आ जाएगा। तो श्लोक के अर्थ को समझने के लिए आपने यदि श्लोक रटा ना, तो फिर कोई बुरी बात नहीं है। या फिर यूं मान लीजिए कि पहले आपने रटा और फिर उसको आपने समझा भी हो, तो समझना भी चाहते हैं और उसके लिए यदि आप रट रहे हैं तो फिर वो भी कोई बुरी बात नहीं है ना। भाई चलो अभी तो मैं याद कर लेता हूं, उसके बाद में इसको समझूंगा।
तो याद रखना हमारा मेन टारगेट होता है अवबोध पर जाना, है ना, ताकि हम उसका व्यवहार में प्रयोग कर सकें। तो केवल यहीं तक रुकते हो तो फिर मामला गड़बड़ है। तो इस विधि के लिए कहा जाता है शिक्षाविदों द्वारा कि इसका शिक्षण में प्रयोग करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम समझने के लिए रट रहे हैं कि हम पहले रट लेते हैं उसके बाद हम समझेंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है और यही होना चाहिए। तो पहली विधि में सारा काम मौखिक होता था, इसलिए मौखिक विधि है, उच्चारण की प्रधानता होती है, उसमें भी कंठस्थीकरण होता है। दूसरी विधि में सारा का सारा ज्ञान संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इसका नाम सूत्र विधि है। कंठस्थीकरण मेन इसका टारगेट होता है, इसलिए इसको कंठस्थीकरण विधि कहते हैं। दर्शन और व्याकरण में ज्यादा काम आती है। नंबर 3, अब कंठस्थीकरण कैसे किया जाएगा? एक बार सुनने से तो कंठस्थीकरण नहीं हो सकता ना। अब मैं ये तो बोल ही नहीं सकता कि लिख लिख करके याद करना, आजकल तो हम कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा होता नहीं था। पहले तो सुन सुन के याद किया जाता था। तो बार बार जब हम सुनने की बात कहते हैं तो सुनने में कहते हैं साहब सुने तो सुने कैसे कि याद हो जाए। तो उसके लिए कहते हैं कि सुनी हुई वस्तु को, सुनी हुई पाठ्य सामग्री को, विषय वस्तु को बार बार क्या किया जाता था? उच्चारण किया जाता था एक तरीके से। उच्चारण का भी एक तरीका होता है। जैसे आप किसी चीज को याद करना चाहते हैं, रटना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। अब बार बार पढ़ने में बहुत सारी बातें, जैसे राम शब्द है तो एक तो आप राम है राम है राम है राम है राम है, फिर रामो 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 रामो, फिर रामा रामा ऐसे पढ़ रहे हो, यानी एक ही शब्द को बार बार पढ़ रहे हो। फिर आपने क्या किया कि एक बार पूरे राम शब्द ही पढ़ा, यानी पूरे के पूरे पाठ को या बार बार पढ़ रहे हो। या किसी लोगों का टोन अलग अलग होता है, कोई गा गा के पढ़ते हैं, कोई बोल बोल के, कोई बहुत जोर जोर आवाज में पढ़ रहा है, कोई मन में पढ़ता है, तो अलग अलग प्रकार से पढ़ा जाता है। तो मेरे साथियों की सूत्र विधि में जो कंठस्थीकरण आपको करना है, उस कंठस्थीकरण के लिए आपको बार बार एक तरीके से आपको उच्चारण करना पड़ता है। ऐसे बार बार उच्चारण करने की, सस्वर पाठ करने की विधि का नाम ही क्या होता है? पारायण विधि। इसका मतलब ये सूत्र विधि के साथ ही चलती है ना, यानी आपको याद करना तो इस विधि का सारा लिया जाता है। तो कौन सी विधि आपकी? ये पारायण विधि। क्या है पारायण? किसको कहते हैं हम पारायण? किस रूप में समझे हम आखिर पारायण को, कि पारायण या पारायण होता क्या है? तो सुनिए आप क्या लिखा है परिभाषा में, कि जब हम किसी भी वैदिक मंत्र को, वैदिक मंत्र का मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पर संगीता भी कह सकते हैं आप, क्योंकि संगीता का ही दूसरा नाम मंत्र है और मंत्र का ही क्या बोलते हैं? ऋचा, या उसको संगीता भी बोलते हैं। तो कहते हैं कि जब वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ किया जाता है, तो वैदिक मंत्रों का स्वर के साथ में जब पाठ किया जाता है, वो सस्वर पाठ ही क्या कहलाता है? आपका पारायण करना कहलाता है। सस्वर पाठ से मेरा मतलब है, जैसे आप राम शब्द याद कर रहे हो ना, तो ऐसे मुख से बोल करके स्वर के साथ जो पाठ किया जाता है उसको हम सस्वर पाठ कहते हैं, यानी उच्चारण के साथ बाहर अभिव्यक्ति करके पाठ किया जाए। जैसे राम रामो रामा प्रथमा, रामम रामो रामान द्वितीय, रामायण, ये क्या है? उच्चारण, यानी स्वर के साथ में पाठ किया जा रहा है। अब वो वैदिक मंत्र, प्राचीन वैदिक शिक्षा में ज्यादा वैदिक मंत्र पढ़े जाते थे, वेद और वेदांग पढ़े जाते थे। तो वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ करना ही वास्तव में क्या है? पारायण है। नंबर 2, जरूरी नहीं है कि वैदिक मंत्र ही हो सकता है कि मंत्र के साथ साथ आप कोई श्लोक पढ़ रहे हो, तो उस श्लोक को भी आप क्या करेंगे? बार बार पढ़ेंगे। तो किसी मंत्र को, श्लोक को या किसी पाठ को सस्वर बार बार उच्चारण करना, उसका सस्वर पाठ करना, बताइए क्या कहलाता है? आपका पारायण कहलाता है। सीधी भाषा में कहूँ आपके लिए तो मेरी बात सुनिएगा आप, किसी संगीता यानी मंत्र का पाठ करना स्वर के साथ में, तो वो भी क्या कहलाता है? आपका पारायण कहलाता है। किसी पद का बार बार पाठ करना भी बताइए क्या कहलाता है? पारायण कहलाता है। और क्रम पाठ करना, क्रम का मतलब होता है क्रम से पाठ करना, एक तरीके से पाठ करना भी बताइए क्या कहलाता है? पारायण कहलाता है। तो कुछ मंत्र हो, चाहे कोई श्लोक हो, चाहे कोई पाठ हो, किसी भी रूप में आपका कोई भी हो, उसको जब उच्चारण के साथ हम बार बार दोहराते हैं, जैसे आपने राम रामो रामा प्रथमा, राम रामो रामा प्रथमा, राम रामो रामा प्रथमा, फिर रामम रामो रामान द्वितीय, ये सब क्या है? उच्चारण के साथ बार बार उसका उच्चारण करना ही क्या है? पारायण कहलाता है। ये जो परंपरा, ये जो प्रणाली है पारायण की, ये वास्तव में कब प्रचलित थी? तो ये पारायण की प्रक्रिया पाणिनि के जमाने में ही प्रचलित थी। यानी जब पाणिनि का जमाना ईसा के 500 ईसा पूर्व की बात हो, तो पाणिनि के समय में भी पारायण का प्रचलन था। और वास्तव में पारायण क्यों किया जाता था? वो इसलिए किया जाता था ताकि सूत्र विधि में जो आपके पास मैटर आया है ना, जिसको आप कंठस्थीकरण करना चाहते हैं, उस सूत्र विधि में आए हुए मैटर को आप अच्छे से याद कर सके। उसका टारगेट याद करना था, लेकिन याद कैसे किया जाए? तो पारायण के द्वारा किया जाता है। तो ये विधि जो पारायण विधि है, वास्तव में इसको हम सूत्र विधि का व्यापक रूप मान लेते हैं, कि सूत्र विधि को ही आगे जाकर के इसका जो व्यापक रूप है, कंठस्थीकरण करने का जो व्यापक रूप है, कैसे कंठस्थीकरण किया जाए, तो ये व्यापक रूप में आप किस विधि को जानते हैं? पारायण विधि को जानते हैं। अब मैंने कहा कि मंत्र को बार बार पढ़ना, या जैसे भी आप पाठ बोलते हो, आप जिसको पाठ नाम देते हो, उस पाठ को बार बार पढ़ते हो, किसी श्लोक को बार बार पढ़ रहे हो, किसी मंत्र को बार बार पढ़ रहे हो, तो बार बार पढ़ने को ही तो पारायण बोला ना आपने। तो जो बार बार पढ़ता है, यानी पारायण करने वाला जो व्यक्ति होता है,
उस व्यक्ति का भी एक नाम दे दिया जाता है और उसका नाम होता है पारायणिक। क्या नाम दिया जाता है उसको? पारायणिक नाम दिया जाता है। पूछ ले आपसे कि पारायणिक कौन है, तो आपको कहना होता है कि जो पारायण करता है या पारायण करता है, उस पारायण करने वाले को पारायणिक कहा जाता है। अब ये अलग अलग रूपों में करता है, यानी पारायण भी करने के अलग अलग तरीके हैं। कैसे कैसे? तो पारायणिकों के नाम हुआ करते हैं। भाई पारायण आप बार बार जो पाठ कर रहे हो, दोहरा रहे हो ना, इनके भी अलग अलग नाम है। कैसे? तो देखो, अब आप कितनी बार उसका पारायण कर रहे हैं उस हिसाब से तो संख्या लगा दी जाती है। जैसे मान लीजिए आपने 5 बार इसको दोहराया है, इसका मतलब पंचक लगा देते हैं। 6 बार लगाया तो षष्टक लगा देते हैं। 7 बार लगाया सप्तक, 8 बार लगाया तो अष्टक लगा देते हैं। लेकिन ये पढ़ने के भी तरीके हैं। एक उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 5 बार पारायण हो रहा है तो निश्चित रूप से आपका शब्द कौन सा काम में लिया जाएगा? पंचक। लेकिन वो 5 बार जो आप पढ़ रहे हो ना, उसका तरीका 3 प्रकार से होता है। यानी पारायण 3 प्रकार से किया जाता है। पारायणिक जो करने वाले होते हैं, पारायणिक लोग, वो 3 प्रकार से पारायण करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने जो पढ़ा है उसका नाम है कोई, वो आपका मंत्र हो सकता है ना, या फिर वो आपका कोई श्लोक हो सकता है, या जो भी आप पाठ पढ़ना चाहते हैं वो पाठ हो सकता है। सुनना बात को ध्यान से। जब आप किसी मंत्र को या किसी श्लोक को या किसी पाठ को 5 बार पढ़ते हैं, कितनी बार पढ़ते हैं आप? 5 बार पढ़ते हैं, तो उसका 5 बार पाठ करना या पठन करना, ये जाना जाएगा अध्ययन शब्द के द्वारा, है ना। और आपने कितनी बार अध्ययन किया? 5 बार। तो जब किसी श्लोक को, मंत्र को, पाठ को 5 बार पढ़ा जाता है तो उसको 5 बार पढ़ना, तो 5 का तो मीनिंग क्या आ जाएगा? पंचक आ जाएगा। और उसको 5 बार पढ़ने के लिए पीछे अध्ययन लगा दिया जाता है, और ऐसा पारायणिक किस नाम से जाना जाएगा? पंचकाध्ययन के नाम से जाना जाएगा। अब मान लीजिए वो किसी मंत्र को 5 बार पढ़ा तो उसको क्या बोलेंगे आप? पंचकाध्ययन बोलेंगे आप। वो श्लोक को भी 5 बार पढ़ रहा है, जैसे आपने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, फिर 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा। किसी पाठ को भी आप राम रामो रामा रामम रामो रामान 7वां जो संबोधन तक है, इसको 5 बार आपने पढ़ा, इसका मतलब आप पंचकाध्ययन है। आप 7 बार पढ़ रहे हो तो पढ़ तो 7 बार रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो? इसको पूरा 7 बार पढ़ा, इसको पूरा 7 बार पढ़ा, इसको पूरा 7 बार पढ़ा, तो आप सप्तकाध्ययन कहलाओगे। 8 बार पढ़ रहे हो पूरे पाठ को ही, तो फिर आप अष्टकाध्ययन कहलाओगे। दूसरी बात, जब आप मंत्र श्लोक आदि पढ़ते हो तो उस मंत्र में भी तो कई सारे शब्द आएंगे ना, या उस श्लोक को पढ़ रहे हो तो श्लोक में भी तो कई सारे शब्द आते हैं ना। अभी मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा इसको सारांश रूप में कि समझे क्या। जब मंत्र श्लोक पाठ में आए हुए शब्दों को, इसमें भी तो कई सारे शब्द आते हैं ना, तो जब इनमें आने वाले शब्दों को या आए हुए शब्दों को पढ़ा जाए तो उन शब्दों को पढ़ने पर पीछे क्या जोड़ा जाता है? वार जोड़ा जाता है। अब आप कितनी बार पढ़ रहे हैं? उनको 5-5 बार पढ़ रहे हैं, तो उनको 5 बार पढ़ना या पठन करना, तब उसका नाम चेंज हो जाएगा। और फिर उसके साथ में 5 बार कर रहा है इसलिए पंचक तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन पहले आप अध्ययन लगाते थे, अब क्या लगाएंगे? उसको पंचवार लगा देंगे, उसको पंचवार कहते हैं, है ना। तीसरी बात, मान लीजिए आप कोई भी मंत्र पढ़ रहे हैं या कोई भी श्लोक पढ़ रहे हैं या कोई भी पाठ पढ़ रहे हैं, ऐसा मान लीजिए आपने क्या क्या, वही तीनों चीजें आपकी चलेंगी। जैसे आपने कोई मंत्र पढ़ा है या आपने कोई श्लोक पढ़ा है या आपने कोई पाठ पढ़ा है, लेकिन अब आप उसको 5 बार भी पढ़ रहे हो या उसके में आने वाले शब्दों को 5 बार पढ़ रहे हो, तब तो पंचकाध्ययन और पंचक बार कहलाओगे आप, है ना, पंचवार कहलाओगे। लेकिन मान लीजिए कि आपने उसको 5 प्रकार से पढ़ा है, उस पाठ को 5 प्रकार से, 5 तरह से, 5 तरीकों से, है ना, अलग अलग तरीकों से आपने पढ़ा है। 5 तरह से पढ़ना, अलग अलग प्रकार से इसका पठन करना, पता है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पंचरूपम। क्या कहलाता है? ये रूप कहलाता है, तो इसको पंचरूपम कहते हैं। ये पंचवारम है, ये पंचकाध्ययनम है। समझ में आ रही मेरी बात? अब देखो मैं सिखाता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास में क्या है, एक छोटा सा श्लोक है जो सबको आपको आता होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अब मैं इसको इन तीनों में घटा के आपको समझाता हूँ। मैं क्या करूं, इस श्लोक को 5 बार पढ़ूं, मैं इसको पूरे श्लोक को ही 5 बार पढ़ूं, तो बताइए फिर 5 बार पढ़ना तो क्या है? पंचक। और पूरे श्लोक को ही पढ़ रहा हूं ना मैं, पूरा श्लोक पढ़ा, फिर पूरा श्लोक पढ़ा, फिर पूरा श्लोक, तो किसी श्लोक को 5 बार पूरी तरह से पढ़ना तो मैं कहलाऊंगा पंचकाध्ययन। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ऐसे करके हम बार बार 5 बार पढ़ा मैंने। दूसरा वन, मान लो श्लोक में या पाठ में या मंत्र में जो शब्द आ रहे हैं उन शब्दों को ही 5-5 बार पढ़ रहा हूं, जैसे सर्वे 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 भवन्तु 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 सुखिनः 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 सुखिनः। समझ रहे हो ना मेरी बात को? इस तरह से प्रत्येक शब्द को भी यदि मैं 5 बार पढ़ रहा हूं तो फिर मैं क्या कहलाऊंगा? पंचवारम कहलाऊंगा।
और यदि मैं उस श्लोक को मंत्र को ही 5 तरीकों से पढ़ रहा हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब अलग अलग टोन से मानो या अलग अलग प्रकार से पढ़ो तो मैं उसको क्या बोलूंगा, आपको पंच रूपम कहूंगा। तो पूरे को पढ़ना 5 बार, ये पंच अध्ययन कहलाता है। उसमें आने वाले शब्दों को 5 बार पढ़ना, ये पंचवारम कहलाता है। और उसको 5 तरह से तरीकों से पढ़ना, ये पंचरूपम कहलाता है। आप सबको याद है कि राम शब्द रटने के लिए आप पहले क्या करते हो, राम है राम है राम है राम है ना। एक शब्द को 5-5 बार पढ़ते हो, आप पहले 5 बार करते हो। फिर जब आपको पूरा राम शब्द याद हो जाता है, फिर उस पूरे राम शब्द को ही 5 बार पढ़ने का प्रयास करोगे, फिर पंच का अध्ययन हो जाते हो। अलग अलग लोगों का तरीका है। राम है राम है राम है रामो रामा प्रथमा रामम रामो रामा द्वितीया। कुछ लोग ऐसा पढ़ते हैं, कुछ कहते हैं राम है रामो रामा प्रथमा रामम रामो रामा द्वितीया, कुछ ऐसा भी पढ़ते हैं। तो अलग अलग तरीके से पढ़ना क्या है, पंचरूप। अब मान लीजिए आप 5 बार नहीं पढ़ रहे, आप 7 बार पढ़ रहे हो, तो पंचक की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर सप्तक हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, 7 बार पढ़ना सप्तक अध्ययन कहलाता है, शब्दों को 7 बार पढ़ना सप्तवार कहलाता है, और 7 तरह से पढ़ना वो सप्तरूपम कहलाता है। इसी प्रकार से सप्तक, अष्टक, नवक, इस प्रकार से आगे इनके नाम होते जाते हैं। ठीक है भाई। अब ये क्यों करवा रहे हैं बार 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 बार, इसलिए पढ़वा रहे हैं, पारायण क्यों करवाया जा रहा है, ताकि आप इसको बार बार बोल करके याद कर सके। जब आप पारायण कर लेते हैं, आप पारायणिक कहलाते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, पारायण के अंत में उस पारायणिक की परीक्षा ली जाती है। पारायणिक की गुरु द्वारा क्या ली जाती है, परीक्षा ली जाती है। क्यों ली जाएगी, अब मान लो उसको तो क्या पता बेचारे को सही सही कैसे पढ़ा जाता है, उसने आपसे सुना है, हो सकता है सुनने में प्रॉब्लम हो जाए, और वो जो आपसे सुना है उसको उसने गलत रूप में स्वीकार कर लिया हो, तो पारायण करते समय वो भी तो गलत उच्चारण करेगा। और मैंने पहले ही कहा कि मौखिक विधि के द्वारा ज्ञान का हस्तांतरण हो रहा है, यहाँ कोई लिखा नहीं जा रहा है, इसलिए जैसा सुनेगा वैसे ही आगे पढ़ेगा। तो गलत सुनेगा तो फिर गलत पढ़ता जाएगा, और गलत पढ़ेगा उसी को सही मान लेगा, तो उसको सही करना है। तो पारायणिक की गुरु द्वारा क्या ली जाती है, परीक्षा ली जाती है। और परीक्षा में क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ गलतियां करेगा, यानी उच्चारण में क्या करेगा, वो अशुद्धियां करेगा। और उन अशुद्धियों को ही गुरुजी व्यक्तिगत रूप से क्या करते हैं, दूर करते हैं। अशुद्धियां करेगा ना, और उन अशुद्धियों का गुरु द्वारा क्या करना है, निराकरण करना है। तो याद रखिएगा कि छात्र के द्वारा जब पारायण किया जाता है तो पारायणिक कहलाता है, और पारायणिक के अंत में परीक्षा ली जाती है, और उस परीक्षा में उसके द्वारा उच्चारण में बताइए क्या की जाएगी, अशुद्धियां की जाएगी। और इन अशुद्धियों के आधार पर उस शिष्य का नाम भी रख दिया जाता है। यानी जो जो भी अशुद्धियां वो करेगा ना, उन अशुद्धियों के आधार पर छात्रों के, शिष्यों के नाम रख दिए जाते हैं। यानी पारायणिक क्या है, उनके नाम आ जाते हैं, उनके नाम रख दिए जाते हैं। जैसे गुरु को, क्योंकि लेखा जोखा तो होता नहीं है, तो गुरु कैसे नाम रख देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पारायण किया और आपने एक बार अशुद्धि कर दी। कितनी बार अशुद्धि की आपने, एक बार। तो एक बार यदि आप अशुद्धि कर रहे हैं तो फिर आपका नाम रख दिया जाएगा, एक बार अशुद्धि करने वाले का कुछ नाम रख दिया जाएगा। आपसे मान लीजिए 2 बार अशुद्धि हुई है, तो 2 बार अशुद्धि करने वाले का कोई नाम रख दिया जाएगा। आपसे 3 बार गलती हो गई, आपने 3 जगह गलती करी है, तो 3 बार अशुद्धि करने वाले का कोई नाम रख दिया जाएगा। जैसे बोले साहब कैसे नाम रखे जाते हैं, आपने यदि 1 बार अशुद्धि की है तो आपको एकानयिक नाम दे दिया जाएगा। क्या नाम दे दिया जाएगा, एकानयिक नाम दे दिया। ये लो साहब, इस प्रकार से आपका नाम दे दिया है ना। इसी प्रकार से मान लीजिए आपसे 2 बार गलती हुई तो आपका द्वेनयिक नाम दे दिया। तो आप एकानयिक हैं, 1 बार गलती करने वाले हैं। उच्चारण में 2 बार गलती हुई तो फिर आपका नाम द्वेनयिक हो जाएगा, और उच्चारण में आपसे 3 बार गलती हुई तो फिर आपका नाम त्रेनयिक हो जाएगा। इस प्रकार से उच्चारण में गुरु द्वारा शिष्यों को क्या दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है। बोला ऐसा क्यों किया जाता होगा, वो इसलिए किया जाता है कि जैसे मैं कक्षा में आया तो मैंने कहा भगवान कह, आपने कहा अहम एकानयिक कह, इसका मतलब मैं समझ गया तुरंत। इसका मतलब पिछली बार आपने उस उच्चारण में 1 बार गलती की थी, मैं वापस सुनूंगा, पारायण करवाऊंगा। अब आपने गलती नहीं करी, अब आपको नयिक नहीं है, अब इसका मतलब आपका उच्चारण सही हो गया। मैंने आपसे पूछा आप कौन है, भगवान कहे, आपने कहा जी मैं त्रैनयिक हूँ। इसका मतलब मुझसे पिछली बार 3 गलतियां हुई, अब की बार पढ़ा, फिर मैंने कहा अब तुम द्वेनयिक हो, इसका मतलब 2 जगह गलती हुई है। और मैंने कहा अब तुम एकानयिक हो, इसका मतलब 1 जगह गलती हुई है। और बोला इस बार तुमने कुछ नहीं बोला, तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम तो राम कुमार है, इसका मतलब तुम सही पढ़ दिए हो। तो वो परीक्षा में क्या हो गया, पास हो गया। और जब तक ये सारी अशुद्धियां दूर नहीं हो जाती, गुरुजी इनका व्यक्तिगत समाधान करते हैं, सुनते हैं व्यक्तिगत, तब जाकर उनका व्यक्तिगत उपचार करते हैं। इसलिए इसको जो व्याख्या विधि हम पढ़े, जो शुरुआत की विधि पढ़े थे ना, मौखिक विधि, सारा का सारा क्या करते हैं, व्यक्तिगत करते हैं। अशुद्धियों का संशोधन कौन करेंगे, अध्यापक करेगा, और व्यक्तिगत ही करता है। व्यक्तिगत का मतलब एक एक शिष्य के ऊपर ध्यान दे करके इनका संशोधन करवाया जाता है। क्यों कर रहे हैं पारायण,
इसलिए कर रहे हैं कि सूत्र विधि में जो भी विषय वस्तु आपको दी जा रही है उस विषय वस्तु को आपको यहाँ पर भी बताइए क्या करना होता है, कंठस्थीकरण करना होता है। और कंठस्थीकरण के लिए ही गुरुजी द्वारा बार बार अरे आप लोग भी तो कोई चीज़ का रट्टा मारते हो ना, तो रट्टा मारने पर आपको क्या करना पड़ता है, पारायण करना पड़ता है। अब आप हो सकता है कि उस पाठ को पूरा पढ़ते हो बार बार या उसके शब्दों को बार बार कैसे न कैसे तो याद किया ही जाता है। कंठस्थीकरण का मतलब वही किस पर आधारित कैसी प्रणाली है, ये भी कैसी विधि है, ये भी आपकी रटन प्रणाली है। निश्चित रूप से ये सरस नहीं हो सकती। हाँ, कुछ लोग इसको सरस बना लेते हैं कुछ गाने में, लेकिन ये वास्तव में नीरस है, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अमनोवैज्ञानिक विधि बोलते हैं। लेकिन आप सबको पता है कि यदि आपको रटना हो तो फिर आपको इसका सहारा लेना ही पड़ता है। ये आवश्यकता और क्रम के सिद्धांत पर आधारित है। आवश्यकता का मतलब ये कि जो आपको याद करना हो ना, या ज्ञान का हस्तांतरण करना ही आपकी जरूरत है, और उसके लिए आपको इस विधि का सहारा लेना ही पड़ता है। अरे हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करना, स्थानांतरण करना। और ज्ञान के स्थानांतरण या स्थानांतरण के लिए आपको याद करना पड़ेगा, और याद करने के लिए तो आपको बार बार पारायण करना ही पड़ेगा। तो ज्ञान के स्थानांतरण की आवश्यकता है, आपको याद करने की आवश्यकता है, और उस आवश्यकता के लिए बार बार क्रमानुसार आप इसका क्या करते हो, पाठ करते हो, दोहरान करते हो। तो आवश्यकता व क्रम के सिद्धांत पर आधारित है ये। आवश्यकता के लिए इसको लिया जाता है और क्रमानुसार इसका पाठ किया जाता है, ये इसका सिद्धांत है। समझ में आ रही मेरी बात। तो वास्तव में देखा जाए तो ये भी कंठस्थीकरणी है। ये जो सूत्र विधि काम करती है उसी विधि को अप्लाई करने का जो बड़ा रूप है वो आपका कौन सा है, पारायण। अब इन दोनों विधियों में मैं एक सवाल देने जा रहा हूँ। दोनों ही विधियां आपकी प्राचीन विधियां हैं और प्राचीनतम विधियां हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि सूत्र विधि ज़्यादा प्राचीन है, कुछ लोग ये मानते हैं कि पारायण विधि ज़्यादा प्राचीन है। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा कि जब व्याकरण का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हुआ तब हमने व्याकरण विधि का प्रयोग प्रारंभ किया है, इसलिए मैंने इसके साथ देखो प्राचीन लगाया है। कुछ प्राचीनतम भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन पारायण तो दैनिक व्यवहार में जब से हमने किसी चीज़ को याद करना प्रारंभ किया होगा तभी से प्रारंभ हो गया होगा ना। मेरी बात को समझना आप कि परीक्षा में इन दोनों विधियों को देकर के प्राचीनतम विधियों के नाम पूछ लेता है कि बताइए कौन सी विधि सबसे प्राचीनतम है या प्राचीन है। तो प्राचीनतम विधियों में दूसरे नंबर पर तो आप किसको रखेंगे, सूत्र विधि को रखेंगे। यदि मान लीजिए आपके ऑप्शन में पारायण विधि हो तो पहली प्राथमिकता हम पारायण को देते हैं और दूसरी प्राथमिकता हम किसको देते हैं, सूत्र विधि को देते हैं। इसका मतलब ऑप्शन में यदि पारायण दे दिया जाए तो हम पहला जो है उत्तर किसको स्वीकार करेंगे, हम पारायण विधि को करेंगे। इसलिए मैं दोबारा इसके सामने विशेष लगाकर लिख रहा हूं कि सबसे जो प्राचीनतम विधि आपको स्वीकार करना है इन दोनों विधियों में, उसमें आपको नंबर 1 पर किसको करना है, पारायण को करना। दोनों में क्यों करें आपको, ताकि आपको रटना नहीं पड़े। तो सुनो उसको, इसलिए किया जाता है कि भाई सूत्र तो जो व्याकरण शिक्षण प्रारंभ हुआ होगा ना तब हमने सूत्र विधि को अप्लाई किया होगा। जब दर्शन की क्लास से प्रारंभ हुई होंगी गुरुकुलों में तब हमने प्रारंभ किया होगा। लेकिन पारायण तो जीवन के हर पड़ाव में जब से हमने बोलना सीखा होगा और जब से हम कुछ चीज को याद करना चाहते होंगे, जब से हम याद करना चाहते होंगे तब हमको बार बार दोहराना पड़ा होगा, और बार बार दोहराने के लिए तो हमको पारायण करना ही पड़ा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके 5 मित्रों के नाम आपको याद करने पड़े होंगे तो उस समय भी तो आपको पारायण करना ही पड़ा होगा ना कि यार सुरेश राजू कमल, सुरेश राजू कमल, ऐसा करके आपको बोलना समझना पड़ा होगा, याद करना पड़ा होगा। तो पारायण क्या है, सूत्र विधि से तुलनात्मक है। तो दोनों ही प्राचीनतम विधि हैं और दोनों ही विधियां पाणिनि के समय प्रचलित है। इसके लिए भी मैंने क्या लिखा, पाणिनि के समय प्रचलित है। पाणिनि के समय आपने निगमन का रूप पढ़ा है और निगमन का रूप ही वास्तव में सूत्र विधि है। वहां पर भी सूत्र को उदाहरणों से समझाया जाता है। सूत्र विधि में भी क्या है, सूत्र दिए जाते हैं और शिक्षक उदाहरणों के द्वारा उसकी व्याख्या कर देता है। आगे पढ़ाऊंगा व्याकरण के संदर्भ में। लेकिन दोनों में से जो परीक्षा में सवाल आया उसमें दोनों विधियों में से सबसे ज्यादा प्राचीनतम विधि किसको माना गया, पारायण को। तो सबसे प्राचीनतम किसको मानेंगे दोनों में, पारायण को, और दूसरे नंबर पर आप किसको मानेंगे, सूत्र विधि को मानेंगे। अब देखिए सूत्र विधि में आपने रट लिया, मौखिक विधि में गुरुजी ने आपको सुना दिया, सूत्र विधि के द्वारा मैटर दे दिया, आपने कंठस्थीकरण का प्रयास किया। कंठस्थीकरण के लिए आपको क्या करना पड़ा, कंठस्थीकरण के लिए आपको पारायण का सहारा लेना पड़ा। अब आपने सारा का सारा जो है विषय वस्तु क्या कर लिया, आपने रट लिया है। लेकिन क्या रटना मात्र ही हमारा मुख्य उद्देश्य है क्या, बताइए। जब तक हम किसी चीज को अवबोध तक नहीं ले जाएंगे, हमने सिर्फ रट लिया तो हम 3 इडियट्स के चतुर रामालिंगम की तरह हो जाएंगे। शब्दों को मैं कह तो रहा हूं क्योंकि मुझे शब्दों का ज्ञान है, लेकिन मैं शब्दों के मतलब को ही नहीं समझ पा रहा, क्या इसका अर्थ हो रहा है कि अनर्थ हो रहा है ये मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं अवबोध तक या अर्थ तक नहीं गया हूं। तो अध्यापक क्या करते थे, मौखिक विधि के द्वारा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करते थे, शुद्ध उच्चारण का प्रयास करते थे, रटवाने के लिए सूत्र विधि से विषय वस्तु को पढ़ाते थे, बार बार उसका पारायण करवाते थे। उसमें भी अशुद्धियां हो रही हैं, उसमें भी शुद्धिकरण करवा रहे हैं।
अब बच्चों को जो रट लिया है, बच्चों को उसको समझाने का प्रयास करना है। यानी आगे मैं ये चाहता हूं कि जो बच्चों ने रटा है वो सारा का सारा बच्चे समझ भी जाएं। कहीं कहीं समस्याएं भी आएंगी, जटिलताएं भी आएंगी, और उन सभी जटिलताओं के समाधान के लिए, विषय वस्तु के विस्तार के लिए एक विधि जो बहुत ही महत्वपूर्ण विधि आज भी बनी हुई है, उसका नाम है व्याख्या विधि। और इसी को हम दूसरे रूप में जो नाम देते हैं उसका नाम होता है व्याख्यान विधि या व्याख्यान करना। इसकी चर्चा अब हम करते हैं। व्याख्या विधि जो हमारी विशेष रूप से उत्पत्ति होती है उसमें होता है वी प्लस आंग प्लस एक ख्यांग धातु होती है, चक्षिंग ख्यांग धातु। विशेष रूप से आख्यान करना ही व्याख्या कहलाती है ना, ये इस तरह के शब्द है। व्याख्या कोई दूसरा जो नाम दिया गया उसका नाम क्या है? व्याख्यान। यानी व्याख्या कोई क्या कहा गया है? व्याख्यान कहा गया है क्या वास्तव में? ये याद रखिएगा कि जो व्याख्या की जाती है उसका सबसे प्रधान जो उद्देश्य होता है, मुख्य जो उद्देश्य होता है वो ये होता है किसी भी विषय वस्तु को सरल रूप में प्रस्तुत करना, किसी भी विषय वस्तु के अर्थ को विस्तार रूप से समझाना, यानी अर्थ का क्या करना? विस्तार करना, या यूँ कह सकते हैं कि अर्थ को स्पष्ट करना या किसी भी भाव को स्पष्ट करना ही वास्तव में इस विधि का मुख्य उद्देश्य होता है। तो भाव स्पष्ट करने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए और अर्थ विस्तार करने के लिए गद्य पद्य आदि शिक्षणों में बात करें, इन सारी चीज़ों को यदि एक शब्द के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूँ तो काठिन्य निवारण के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यही इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। जब हम गद्य पद्य नाटक आदि शिक्षण के कार्य करते हैं तब कई सारे नवीन शब्दों का आप देखते हैं उन शब्दों को, और नवीन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए काठिन्य निवारण किया जाता है। और इसके अलावा भी जहाँ जहाँ भी विशेष आपको ऐसे कठिनता का अनुभव हो, किसी शब्द को, वाक्य को आदि को समझाना हो, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरे शब्दों में मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ कि इस विधि का जो प्रयोग किया जाता है वो विशेष रूप से कहाँ आपके लिए उपयोगी होता है। तो विशेष जो इसकी उपयोगिता है या जो उपयोगी है वो ये है कि किसी भी आप शब्द का अर्थ बताना चाहते हैं, कोई भी शब्द हो जिसका आप अर्थ समझाना चाहते हैं, कोई भी वाक्य हो जिसका आप अर्थ समझाना चाहते हैं, कोई भी आप सुभाषित यानी श्लोक पढ़ाना चाहते हैं, है ना, किसी प्रकार का कोई सुभाषित हो, है ना, किसी प्रकार का कोई श्लोक हो, इन सब के अर्थ को विस्तार देने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए ये विधि विशेष रूप से उपयोगी मानी जाती है। मान लीजिए पढ़ाते पढ़ाते मेरे सामने सा कोई नवीन शब्द आ गया जो बच्चा इसको नहीं जानता हो, उस शब्द के अर्थ को बताने के लिए, किसी श्लोक को बताने के लिए गद्य पद्य पाठों के प्रयोग करते समय भी इस विधि का विशेष उपयोग माना जाता है। एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है बाइनिंग एंड बाइनिंग ने कहा है इस विधि के लिए विशेष इसकी उपयोगिता जो है इसके बारे में कहा है। नाम है बाइनिंग एंड बाइनिंग। क्या बोला है बाइनिंग एंड बाइंडिंग ने? उसने कहा है बाइनिंग ने कि जब हम गद्य पद्य आदि इस प्रकार के कोई पाठ पढ़ा रहे हों, गद्य पाठ आप पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, या पद्य पाठ आप पढ़ा रहे हैं, या नाटक आदि जो पाठ आप पढ़ाते हैं, ऐसी कोई पाठ्य वस्तु हो जो गद्य पद्य नाटक निबंध उपन्यास आदि के रूप में हो, तो उच्च माध्यमिक स्तर पर या उच्च माध्यमिक या माध्यमिक स्तर ले लीजिए, माध्यमिक भी हो सकता है और उच्च माध्यमिक स्तर भी हो सकता है। तो उसका कहना है, ये उसके स्वयं के विचार हैं कि माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर पर ये उपयोगी विधि है। यदि गद्य पद्य आदि पाठ आप पढ़ा रहे हों और कक्षा का स्टैंडर्ड 10वीं 11वीं 12वीं का हो तो वहाँ पर आप इस विधि के द्वारा बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उसका कारण क्या है कि ये विधि विशेष रूप से मैं भी लिखूंगा आपको उच्च स्तर के लिए बड़ी उपयोगी होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों का मानसिक विकास अच्छे स्तर पर हो जाता है, इसलिए आपके द्वारा जो जो भी कहा जाएगा उसको बालक समझ लेता। अब होता क्या है व्याख्या विधि में वो समझिए आप। व्याख्या विधि का मतलब ही कहना होता है। विशेष रूप से जब किसी के बारे में कुछ कहा जाता है तो इसका नाम होता है व्याख्या विधि। अध्यापक क्लास में जाता है, शिक्षक कक्षा में जाकर के किसी भी विषय वस्तु को आधार मान करके कहना स्टार्ट कर देता है, यानी वह एक तरह से क्या करता है? भाषण देना स्टार्ट कर देता है। सीधी भाषा में कहूँ तो वास्तव में वो प्रवचन करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए इस विधि को हम सीधे शब्दों में एक तरह से कहें तो ये प्रवचन विधि की तरह है। यानी यहाँ अध्यापक केवल और केवल प्रवचन देने का काम करता है। हम कई बार मजाक में कह देते हैं कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, आप आए जैसे भाषण मार रहे हैं। इसका मतलब वो व्याख्या विधि के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। छात्र क्या करते हैं? अध्यापक जब कहता है, लगातार अपने विषय वस्तु के बारे में व्याख्यान देता है या व्याख्या करता है, तब छात्र ध्यान पूर्वक, वैसे ध्यान हो या ना हो कोई जरूरी नहीं, लेकिन हम ये होते हैं, इसका आदर्श रूप ये होता है कि अवधान के साथ ध्यान पूर्वक क्या करते हैं छात्र? उसका श्रवण करते हैं, उस पर विचार करते हैं, उसको सुनते रहते हैं।
इस प्रकार से एक अध्यापक अपने विषय वस्तु के विस्तार के लिए, उसकी जटिलता को दूर करने के लिए, उसको सरल बनाने के लिए, अर्थ को अच्छे से समझाने के लिए व्याख्यान का कार्य करता है। और जब अध्यापक व्याख्यान का कार्य करता है तो छात्र उनको क्या करते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। अब इसमें दो बातें हैं। बात क्या है कि विशेष रूप से जो इस पर जोर रहता है, यानी व्याख्यान विधि में जो विशेष बात है या विशेष जो जोर दिया जाता है वो दिया जाता है भाव स्पष्ट करने पर, यानी भाव पक्ष पर। यानी मेन जो उद्देश्य होता है ना वो इसका भाव पक्ष है, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, भावार्थ स्पष्ट करने पर विशेष जोर दिया जाता है। किसी भी बात का भाव क्या है, किसी भी विषय वस्तु का, पाठ्य सामग्री का, बिंदु का, शब्द का, वाक्य का, सुभाषित का आदि का भावार्थ क्या है, इस पर विशेष जोर दिया जाता है। याद रखिएगा ये एक पक्षीय विधि है। एक पक्षीय का मेरा मतलब है इसमें एक ही पक्ष का ज़्यादा प्रभुत्व रहता है। एक पक्षीय विधि इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसमें केवल कौन सक्रिय रहता है, शिक्षक। यानी ज़्यादा जो प्रभुत्व रहता है ना वो किसका रहता है, शिक्षक का रहता है। जब से कक्षा में आते हैं गुरुजी तब से आए, जब से कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। एक ही बिंदु को लेकर, ज्ञानात्मक पक्ष को लेकर के इसमें विस्तार से चर्चा की जाती है। ये सैद्धांतिक पक्ष पर जोर देती है। किस पर जोर देती है, ये सैद्धांतिक पक्ष पर जोर देती है। यानी कोई भी बात सिद्धांतों के आधार पर की है ना, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इसको आधार मान करके, उस विषय वस्तु को ही आधार मान करके केवल उसी के बारे में चर्चा की जाती है। इसके अलावा कोई अन्य बात कक्षा में की ही नहीं जाती है। यानी व्याख्यान में शिक्षक अपने मन मस्तिष्क में, दिलो दिमाग में सिर्फ एक विषय वस्तु के बारे में सोच के आता है, उसके बाद बारे में आकर के कक्षा में जब से आता है तब से कुछ न कुछ बोले जाता है। तो एक प्रकार से ये क्या है, शिक्षक के प्रभुत्व वाली से भी शिक्षक सक्रिय रहता है। एक पक्ष की व्याख्या करने या एक पक्ष को बतलाने वाली सैद्धांतिक पक्ष पर जोर देने वाली विधि है। ये एक तरह से व्यावहारिक विधि नहीं होती है, एक पक्षीय विधि होती है। छात्र क्या करते हैं, अब जब नॉर्मल सी बात है कि शिक्षक आपका सक्रिय है तो छात्र क्या करते हैं, बेचारे मूक दृष्टा की तरह, जिससे कोई गूंगा आदमी बोलना नहीं आता, केवल कान है उसको सुनना आता है। छात्र क्या होते हैं, एक तरह से मूक दृष्टा होते हैं। मूक दृष्टा का मतलब गूंगे देखने वाले, यानी आंखें तो है लेकिन जैसे उनको बोलने के लिए मुख नहीं दिया। मूक दृष्टा की भांति छात्र क्या करते हैं, सुनते रहते हैं। और देखा जाए तो वास्तव में छात्र क्या रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। व्याख्या विधि के समय जब शिक्षक व्याख्या करता है तो मैंने देखा है कि छात्रों की क्या रहती है, शिक्षण कार्य में या व्याख्या में अरुचि रहती है। यदि मान लीजिए निम्न स्तर पर आपने व्याख्या विधि का सहारा लिया तो फिर तो ये मानो सब ऊपर से ही चला जाता है ना। तो इसमें भाव पक्ष पर यानी भावार्थ पर जोर दिया जाता है। मुख्य उद्देश्य भाव अर्थ को स्पष्ट करना, भाव विस्तार करना, जटिलता को दूर करना। किसी वाक्य, सुभाषित, गद्य पद्य पाठों में इसकी विशेष भूमिका है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, एक नए अंदाज में, एक नए विषय वस्तु के साथ, एक नए तरीके के साथ। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की क्लास आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वास्तविक आपका अनुभव कैसा रहा, ये कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट्स को पढ़ करके मैं जवाब दूंगा और भी हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आपके कमेंट्स से मुझे जो ऊर्जा मिलती है, यकीन मानिएगा आने वाली क्लासें और भी जोरदार होंगी, आपके लिए जो वास्तव में फायदेमंद रहेंगी। रीट और सीटेट या कोई भी सीट परीक्षा होगी उसमें हम बहुत अच्छे प्राप्त करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।